मुझे कोई ताना मारता है या मुझे कोई एक क्रिटिसिज्म देता है, मैं उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ले रही हूँ, डिस्ट्रक्टिव वे में ले रही हूँ। फ्रेंड्स में स्पार्ट होता है कि बस अब तू मेरे लिए कोई भी नहीं है आगे चल के। एंग्शियस बनते हैं, डिपेंडेंट बनते हैं, अवॉइडेंट पर्सनालिटी बनती है आगे चल के, और सेल्फ इमेज नेगेटिव होती है। तो ऐसे बच्चे आगे चल के सुसाइडल थॉट्स रहना, गिल्ट रहना, शेम रहना, जो डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन, एनीथिंग इज गोइंग ऑन अराउंड देम, दे विल ऑलवेज हैव दैट सस्पिशियसनेस अगेंस्ट देम। तो इसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आती है, बॉर्डरलाइन आती है, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी आती है, और एंटी सोशल पर्सनालिटीज आती है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ कोई रहता है, दे शुड नो दैट दे आर विक्टिम। यू कम बेगिंग फॉर मी, आई विल नॉट कम टू यू, बिकॉज आई एम ग्रेट, आई शुड लुक ब्यूटिफुल। मैं जो बोल रही हूँ वो सब चाम, कुछ तो भी सडनली कुछ ऐसी बात करेंगे कि सबका अटेंशन तुम्हारे पास शिफ्ट हो जाएगा। दिस आर द पीपल हु आर द विक्टिम ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी के अभी हाँ बोलो, नहीं तो मैं काट दूंगी। ये बहुत आते हैं कैजुअलिटीज में। अब मैं फोन पे रहूँ, मम्मी को प्रॉब्लम है, मैं आईपैड पे रहूँ, मम्मी को प्रॉब्लम है, मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रही हूँ, मम्मी को प्रॉब्लम है। तो उनको लगता है कि मम्मी पापा के पास तब इतना पैसा था तो क्यों नहीं उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में डाला। उस चीज़ का वो गुस्सा लेके बैठते हैं जिंदगी भर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारा खास शो बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ के इस खास एपिसोड में, और एक खास शख्सियत के साथ। दोस्तों फ़र्ज़ करो अगर आप कहीं गए हो, आपने आपकी गाड़ी को पार्क किया है, आप थोड़ी दूर चलने के बाद आपको ये ध्यान में आया कि आपने शायद आपकी गाड़ी को लॉक नहीं किया है। आप वापस आते हो, आपकी गाड़ी का लॉक चेक करते हो, सब ठीक ठाक है, आप वापस निकल जाते हो। वापस आपको ध्यान में आता है कि आपने शायद उसको रीचेक करना ज़रूरी है कि शायद लॉक आपने किया नहीं। आप वापस आते हो, आप लॉक चेक करते हो। क्या होता है आपके साथ? दोस्तों आप मान लो बहुत एक साफ़ सफाई पसंद इंसान हो, आपको बार बार एक ही काम करने का मज़ा आता है। आप साफ घड़ी घड़ी हाथ धो रहे हो, और आपके आजू बाजू जो लोग हैं इर्द गिर्द, उनको भी आप साफ़ सफाई पसंद रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अगर वो होते नहीं हैं तो आपको बहुत गुस्सा आता है, उनको मारने का मन कर रहा है। क्या कभी आपको लगता है कि आप सबसे बेस्ट है, आप सबके बाप है? अगर आप इस सारे लक्षण से गुजर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। आप किसी मानसिक बीमारी से गुजर रहे हो। इन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए, अलग अलग पर्सनालिटीज़ के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रद्धा, जो एमडी न्यूरोसाइकेट्रिस्ट है। वो आज हमें बताएंगे कि अलग अलग टाइप के पर्सनालिटीज़ कैसे होते हैं और उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है। तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। सो डॉक्टर श्रद्धा, वेलकम टू आवर शो बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। वेलकम मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो मैम, आप हमें बताइए कि पर्सनालिटी के अलग अलग पहलू क्या होते हैं, और ये पर्सनालिटी एक इंसान में बाय बर्थ या अलग अलग एनवायरनमेंट उसके आसपास क्या है, उससे वो डेवलप कैसे होती है। पर्सनालिटी का कोई एक खास डेफिनेशन नहीं होता है। ऐसा कोई डेफिनेशन टेक्स्ट बुक वाइज दिया नहीं है, बट बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट ने एक मिलजुल कर एक डेफिनेशन बनाया है जिसको हम काफ़ी हद तक रिलेट कर सकते हैं। जैसे पर्सनालिटी एक परमानेंट पैटर्न है जिसके वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक इंसान में, और जिसके वजह से ट्रेट्स बनते हैं। ट्रेट्स का मतलब होता है गुण, जिसके वजह से इंसान का नज़रिया एंड बिहेवियर टूवर्ड्स द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है, इन्फ्लुएंस होता है। सो दैट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्स्ड डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनालिटी। क्या उससे हम ये कह सकते हैं, स्वभाव कह सकते हैं उसका, क्या कह सकते हैं? यस, पर्सनालिटी का मतलब होता है एक स्वभाव, बट एक स्वभाव के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती है। जैसे स्वभाव होता है, कैरेक्टर भी होता है। स्वभाव अनकॉन्शियसली डेवलप होता है, कैरेक्टर लेटर इन द लाइफ कॉन्शियसली हम डेवलप कर सकते हैं। तो मैम, ये पर्सनालिटी के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं? मतलब अगर किसी को समझना है कि इसकी ये पर्सनालिटी है, इसकी वो पर्सनालिटी है, तो उसे हम कैसे समझ सकते हैं? उसके टाइप्स क्या है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके? डॉक्टर रश्मि,
टाइप समझने से पहले हम ये समझते हैं कि पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है, इंसान की वो एक शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, वो अंश बीज कहाँ से उगता है। सबसे पहले तो होता है जेनेटिक का मतलब होता है कि माँ बाप के जीन्स है वो आप में भी आए हैं एंड वहाँ से वो चीज़ डेवलप होती है। देन जैसे आप पैदा होते हो, देर आर डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन्स होते हैं, जिस अलग अलग प्लेन्स में हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ डेवलप होती है। उसके पहले, वो भी डिस्कशन करने से पहले, सिगमंड फ्रॉइड ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम बोलते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरी, कि ये सारी चीज़ें डेवलप कैसी होती है, डिज़ायर्स क्या होते हैं, एवरीथिंग। ये 3 हिस्सों में बांटा गया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड का मतलब होता है चाइल्डिश, इमैच्योर, जो होता है हमारे सबसे सबकॉन्शियस माइंड में। ऐसा देखा जाए तो फॉर एग्जांपल, आपने कभी एक आइसबर्ग देखा है जिससे टाइटैनिक टकराया था? बिल्कुल। सो आइसबर्ग का वो जो ऊपर का पोर्शन है वो बहुत छोटा था, है ना, पर टिप, और जो नीचे का पार्ट है वो एक बड़ा पर्वत था, जिसके वजह से वो आइसबर्ग सिर्फ छोटा सा दिख रहा था, लेकिन पानी के अंदर होने के वजह से हमें वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम ऐसा समझते हैं कि जो इड है वो पानी के बहुत अंदर है, वो हमारे सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में है, जो हमें नहीं दिखता है। इड होता है डिज़ायर्स, जो बहुत सारी चीज़ें हमें करने का मन करता है लेकिन हम उसको दबा के रखते हैं जस्ट बिकॉज इट्स चाइल्डिश, इमैच्योर। फॉर एग्जाम्पल, मुझे आपके स्पेक्स बहुत पसंद आए, ठीक है। अब मुझे बच्चे कैसे होते हैं, कुछ भी कोई चीज़ पसंद आती है तो तुरंत छीन लेते हैं, कभी पूछते नहीं है कि कैसा किया जाए या हम ले सकते हैं या। बिल्कुल। तीसरा होता है सुपर ईगो, नहीं मैं नहीं ले सकती तो मैं नहीं लूँगी, है ना, एकदम से स्ट्रिक्ट रूल्स पे चलता है। अब इन दोनों चीज़ को बैलेंस करना है, चाहिए भी, डिज़ायर भी है और लेना भी नहीं है, सोशली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैं क्या करूँगी, आई विल टेक हेल्प ऑफ माई ईगो। सो ईगो जो होता है, ईगो इस दोनों चीज़ को बैलेंस करता है, जो हमारे कैरेक्टर्स से डेवलप होता है। आई विल रिस्पेक्टफुली आस्क, कैन आई सी योर स्पेक्स फॉर अ मिनट सो आई कैन बाय इट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है तो क्या मैं इसको देख सकती हूँ। सो ईगो इज़ काइंड ऑफ बैलेंसिंग ऑल दिस स्टफ। तो जैसे मैंने बताया, इट बहुत अंदर होता है, दोज आर द सेक्शुअल डिज़ायर्स जो बहुत हम दबा के रखते हैं, एग्रेशंस होते हैं, दबा के रखते हैं। टिप में क्या दिखता है, ईगो थोड़ा बहुत और सुपर ईगो थोड़ा बहुत। तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, जितना हमें दिखता है, हम कॉन्शियस है जिनके बारे में, वो होता है थोड़ा बहुत सुपर ईगो एंड काफ़ी ईगो। अच्छा। तो इसीलिए हम उस हिसाब से हम बिहेव करना शुरू करते हैं। दूसरी बात है, कुछ प्लेन्स होते हैं। जब शुरुआत में जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली बात होती है दैट द किड इज़ लुकिंग फॉर हिज सेफ्टी, जिसको हम बोलते हैं हार्म अवॉइडेंस, जिससे स्वभाव बनता है, स्वभाव अनकॉन्शियसली बन रहा है। तो वो होता है सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेक्सुअल प्लेन। तो जिसमें इतना ही होता है कि आई एम सेफ, जो भी मेरा एनवायरनमेंट है, मेरे माँ बाप है, जो भी द प्राइमरी केयर गिवर्स जो भी है मेरे, वो सेफ़ है, वो मुझे डांट नहीं लगाते, वो मुझे मारते नहीं हैं, मैं कुछ मुझे चाहिए तो एक रेगुलर बेसिस पे आई एम सेफ, आई एम इन अ हैप्पी एनवायरनमेंट। वहाँ पे होता है हार्म अवॉइडेंस। हार्म अवॉइडेंस मतलब जहाँ पे हम हार्म को अवॉइड करते हैं, सेफ्टी रखते हैं। अब अगर ये हाई होता है जिसमें, तो वो बच्चा कैसा बनेगा, बहुत ही शाय बनेगा, फियरफुल बनेगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेगा लाइफ में। और जो वो लो होता है दैट विल बी केयर फ्री, आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, ये क्या है वो क्या है, आउटगोइंग होते हैं, ठीक है, ग्रोथ अच्छी होती है उनकी। दूसरी होती है मटेरियल प्लेन, जहाँ पे इसको बोलते हैं नॉवेल्टी सीकिंग, मतलब नए की खोज। तो अगर ये हाई होता है तो नए की खोज में इंसान क्या करेगा, इम्पल्सिव बनेगा, इरिटेबल बनेगा, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये भी करना है वो भी करना है लाइफ में। और यही अगर लो होता है तो दे विल नॉट गो, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, दे विल बी नॉट आउट गोइंग, शांत रहेंगे, टॉलरेबल रहेंगे, क्योंकि उनको कुछ नए की खोज नहीं होती है, जहाँ है कंफर्टेबल स्पेस में होते हैं।
तीसरा प्लेन होता है इमोशनल प्लेन, जिसको हम बोलते हैं रिवॉर्ड डिपेंडेंस। रिवॉर्ड डिपेंडेंस इन द सेंस कि अगर मैं आपके लिए कुछ करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं भिखारियों को खाना दूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मैंने फ्रेंड को हेल्प करी तो आगे चल के वो मुझे हेल्प करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो रिवॉर्ड डिपेंडेंस, मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है उस पर मैं डिपेंडेंट हूँ, तो वो मेरा इमोशनल प्लेन है। ओके। ये जिसमें हाई होता है वो कंपैशनेट बनेगा, वार्म बनेगा, लोगों के तरफ उनको ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, टॉलरेबल पेशेंस रहेगा। और जिनमें लो होता है फिर वो कैसे बनेंगे, अलूफ, इंडिपेंडेंट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आगे वाले को क्या पड़ी है मेरी, जो होता है ना। फॉर एग्जांपल क्लास बंक होता है बच्चों का, पर वो एक बच्चा आके बैठ जाता है जिसके वजह से सबकी एब्सेंटी लगती है। सो केयर फ्री, नॉट अटैच, डिटैच फ्रॉम द एक्सटर्नल वर्ल्ड। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बच्चे मेरे साथ आए हैं नहीं आए हैं, मैं तो लेक्चर करने आया हूँ, मैं तो लेक्चर करके जाऊँगा, है ना। क्लास बंक में ऐसे होता है। सो लाइक दैट। फोर्थ प्लेन होता है इंटेलेक्चुअल प्लेन। इंटेलेक्चुअल प्लेन में परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होती है। तो जो कंसिस्टेंट होते हैं वो कैसे होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, सेल्फ डायरेक्टेड रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। और इनमें जिनमें कम होता है वो लेज़ी बनेंगे, रिवेंजफुल बनेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, अंडर अचीव्ड रहेंगे। एंड देन लास्ट फेज आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ इन सबसे परे है। जब आप ये सब हाई लो के क्राइटेरिया से निकलते हैं बाहर, आगे चल के जब आप वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं, दैट इज़ द हाईएस्ट इमोशनल प्लेन ऑफ एनी पर्सन्स लाइफ। तो एक पर्सनालिटी ऐसे डेवलप होती है। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव ऐसे डेवलप होता है जो अनकॉन्शियसली डेवलप हो रहा है, उसकी लाइफ में जो भी घटना घट रही है वो डेवलप हो रही है। अच्छा, इर्द गिर्द जो भी होता है उससे सीख कर वो बन रहे हैं। ओके। दूसरा होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर लेटर इन द लाइफ बनता है, कॉन्शियसली बनता है, जिससे हम आगे के जो भी परिस्थिति हमारे साथ हो रही है उसको सीख के हम कुछ कर रहे हैं। इसमें भी 3 प्लेन्स आती है। एक होता है सेल्फ डायरेक्टेडनेस। सेल्फ डायरेक्टेडनेस मतलब मैं खुद को दिशा किस तरह से लेके जा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कोई ताना मारता है या मुझे कोई एक क्रिटिसिज्म देता है, मैं उसको कंस्ट्रक्टिव वे में ले रही हूँ, डिस्ट्रक्टिव वे में ले रही हूँ। तो ऐसे लोग या तो कंस्ट्रक्टिव बनेंगे या तो रिवेंजफुल बनेंगे। दूसरा होता है कोऑपरेटिव। आप कितना इन लोगों को, आजू बाजू आपका जितना भी एनवायरनमेंट है, कितना कोऑपरेटिव हो, आप सोशली कितने अटैच्ड हो, नहीं हो, अगेन आप अलूफ बनेंगे। और तीसरा होता है सेल्फ ट्रांसेंडेंट, मतलब आप स्पिरिचुअली कितने ग्रो हो चुके हो, कितना मैच्योर्ड हो चुके हो। अगर ये लो होता है तो आप कितने डिटैच हो चुके हो, आपको कोई लाइफ से या किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। यू आर स्टिल देयर, यू हैव नॉट ग्रोन, यू हैव दैट इमैच्योरिटी लेवल आप में है। सो ये होते हैं पर्सनालिटी डेवलप होने के कुछ पहलू। मैडम, आपने बहुत सारी बातें इसमें बताई कि कैसे एक डेवलपमेंट होती है एक किसी की पर्सनालिटी, बहुत सारे फैक्टर्स आपने बताया उसके अंदर। एक मैं ये कहना चाहता था कि जैसे आपने बताया कि जैसे बच्चा जब पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके आसपास का जो वातावरण, एनवायरनमेंट होता है, उससे बच्चा बहुत कुछ अफेक्ट होता है। तो और बहुत सारे बच्चे जैसे जेनेटिकली कोई शांत रहता है, कोई गुस्सेल होता है, कोई बहुत शरारती होता है। तो इन सब की पर्सनैलिटी हो, ये कैसे इसमें आप देखेंगे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि सबके घर में ये एक प्रॉब्लम होती है कि बड़ा बच्चा शांत है, छोटा बच्चा बहुत शरारती है, उससे छोटा भी थोड़ा बहुत ज़्यादा ही शरारती है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स है। जैसे हमारी 5 उंगलियां सेम नहीं होती है, वैसे कोई भी एक इंसान एक जैसा नहीं होता। आपने दोनों ने अगर शादी की है तो आपके आपका हस्बैंड है वो सेम नहीं होगा, वाइफ सेम नहीं होगी, तो बच्चे भी है, ऐसा लगता है एक ही माँ के गोद से पैदा हुए हैं, तो सब एक राम के घर में शैतान कैसे पैदा हो गया, ऐसे वाला बहुत आता है। सो ऑब्वियस है, पहली बात जैसे मैंने बताई जेनेटिक चीज़ होती है। आपके मम्मी पापा के, आपके दादा दादी के, आपके जितने भी इन्फ्लुएंस हुए जीन्स आए हैं आपके मॉम डैड में, वो आप में सब में 50-50% आने वाले हैं। बट जेनेटिक प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल। आगे चल के आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें तय करती है। जैसे हमने बताया बच्चों को सबसे पहले होता है सेफ्टी, सेफ्टी के बाद होता है इमोशनल प्लेन। सेफ्टी एक बार डेवलप होती है, सिक्योर्ड होती है, तो जाके इमोशनल प्लेन आगे चल के अच्छे से डेवलप होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि सेफ्टी कैसे काम करती है। इसको हम ना अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल माँ बाप है और 4 बच्चे हैं उनके। जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 4 साल का हो चुका है। नेचर वाइज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी, लविंग, केयरिंग, जो बच्चा बोल रहा है दे रहे हैं उसको, अच्छी पेरेंटिंग दे रहे हैं। इन शॉर्ट की जो बोल रहे हैं वो नहीं दे रहे, बट ऑब्वियसली एक अच्छी पेरेंटिंग कर रहे हैं। एंड सडनली हस्बैंड की डेथ हो जाती है। सो अभी मम्मी पे पूरा भार आ गया, फाइनेंशियल भी आ गया, फैमिली का भी भार आ गया, सबको संभालना है। 4 बच्चे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल जो सबसे बड़ा बच्चा है वो सिक्योरिटी वाइज मैच हो चुका है। तो अगर मम्मी काम भी कर रही है पूरा टाइम पे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपना अपना खेल रहा है। आगे चल के उसके इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि उसको जो केयर एंड लव मिला है शुरुआत के लाइफ में, फ्यू मंथ्स ऑफ हिज डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छी मिली है। तो आगे चल के उसका इमेज भी, खुद का सेल्फ इमेज भी पॉजिटिव बनेगा। दूसरा बच्चा है, अब सिक्योरिटी के 2 चीज़ें होती है, एक होता है सिक्योरिटी, एक होता है इनसिक्योरिटी। सिक्योर का एक ही फेज़ होता है, इनसिक्योरिटी के 3 होती है। एंग्शियस एम्बिवेलेंट, एंग्शियस अवॉइडेंट एंड एंग्शियस डिसऑर्गेनाइज्ड। अभी हम ये 3 देखेंगे। पहला हो गया सिक्योर, वो हमने देख लिया, बच्चा अच्छे से डेवलप होता है, रिलेशनशिप्स आगे चल के अच्छा कर रहता है, सोशली एक्सेप्टेबल होता है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, पार्टनर अच्छा मिलता है, सेल्फ इमेज पॉजिटिव बनती है। दूसरा बच्चा है, अब दूसरा बच्चा है 3 साल का, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि पेरेंट्स दोनों भी लविंग थे, दोनों उस पर बहुत अच्छा ध्यान देते थे, पर अभी पापा नहीं है। मम्मी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन अभी मम्मी पूरा टाइम काम पे ही है, तो मेरे पास उनका अटेंशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ कहीं तो भी स्टंट हो रही है। तो शी गेट्स वेरी एम्बिवेलेंट कि कभी प्यार दिखाएगी, कभी नहीं दिखाएगी। अगर उसको कुछ चाहिए तो टैंट्रम्स थ्रो करेगी, और जब मम्मी ने प्यार से पूछा बेटा क्या है तब नहीं बताएगी। तो आगे चल के इसका स्वभाव कैसा होगा, एम्बिवेलेंट होगा, कि बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ करना या छोड़ देना। रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है ना कि फ्रेंड्स में स्पैट होता है कि बस अब तू मेरे लिए कोई भी नहीं है आगे चल के। और इनका सेल्फ इमेज थोड़ा कम पॉजिटिव होता है, खुद को अच्छा भी समझते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी भी उनमें आ जाती है। आगे चल के पार्टनर्स के साथ भी झगड़ा होना, स्टेबिलिटी नहीं रहना, इन शॉर्ट इंस्टेबिलिटी। तो ये आगे चल के जब हम पर्सनालिटी में देखेंगे वो क्लस्टर बी वाले पर्सनालिटी में जाएंगे। तीसरा होता है, अब तीसरा बच्चा है से उसको किसी अंकल के पास या चाचा के पास छोड़ा है कुछ वक्त के लिए, क्योंकि मम्मी को बहुत काम है, बच्चे ज़्यादा है, एक बच्चे को संभाल रहे हैं। अब ये चाचा जो है वो बहुत लविंग है, पर बच्चा 2 साल का। 2 साल के बच्चे कैसे होते हैं, शांत रहते हैं नहीं, खाना खाने में मस्ती करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा आवाज़ करेंगे, बर्तन फेंकेंगे, चिल्लाएंगे, ज़ोर ज़ोर से डांस करेंगे, ऐसे बहुत लविंग है। लेकिन एक टॉलरेबल चीज़ होती है ना, पेरेंट्स टॉलरेट कर सकते हैं, बाहर के लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। तो चाचा बहुत गुस्सा करते हैं जब बड़ा आवाज़ होता है, कुछ तोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, ऐसे कैसे तोड़ दिया, पूरा ब्लेम गेम डालेंगे उस पर। ऐसे बच्चे जब आगे चल के डेवलप होते हैं दे गेट वेरी एंग्शियस अवॉइडेंट। तो क्या करेंगे, बड़े बड़े चीज़ों से अवॉइड करना शुरू कर देंगे। कोई बड़ी बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉडकास्ट है, अगर मैं उस टाइप की बच्ची होती तो मैं पतली गली से निकल जाती कि नहीं मेरे से नहीं होगा। स्पीच होती है, मैं बात नहीं करूँगी, बड़ी बड़ी कोई डिसीजंस लेना है, नहीं। तो ऐसे वो लोग डिपेंडेंट बनते हैं, एंग्शियस बनते हैं, डिपेंडेंट बनते हैं, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बनती है आगे चल के, और सेल्फ इमेज नेगेटिव होती है। खुद को सही तरीके से नहीं देख सकते, खुद के बारे में नेगेटिव ही पहले विचार आते हैं, अनटिल एंड अनलेस ऑब्वियसली दे गो फॉर सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। आखिरी बच्चा है, 1 साल का है, 1 साल के बच्चे को नर्सरी में डाला है, तो वहाँ के जो सिस्टर्स हैं दे आर वेरी बैड, बहुत मारते हैं बच्चों को। बच्चा रो रहा है तो अटेंड नहीं करेंगे, है ना। एक माँ होती है ना, जैसे बच्चे का आवाज़ आती है तुरंत, तो एक अटैचमेंट थ्योरी बनती है कि आई नो फॉर माई नीड्स मदर इज़ देयर, कोई तो भी है जो मेरे नीड्स को अटेंड कर रहा है। भूख लग रही है, बच्चा रोए जा रहा है, कोई अटेंड नहीं कर रहा। ऐसे बच्चे कैसे डेवलप होंगे, दे विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड। उनको कुछ समझ में नहीं आएगा लाइफ में चल के कि मदद मांगे या ना मांगे, कुछ करे या ना करे, कुछ लाइफ में अचीव करना है, दिस विल बी अंडर अचीव्ड पीपल। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चल रहा है चलने दो, एंड देयर सेल्फ इमेज विल बी वेरी नेगेटिव। तो ऐसे बच्चे आगे चल के सुसाइडल थॉट्स रहना, गिल्ट रहना, शेम रहना, जो डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा कॉमन क्राइटेरियाज में फ़िट होते हैं, ऐसे बच्चे
फिट होते हैं. सो दिस इज़ एन अटैचमेंट थियोरी. अब ऐसे बच्चे आपके एनवायरनमेंट में है, ठीक है. अब से जो मैंने एग्जाम्पल दिया है वो तो एक कुछ तो भी सर्कमस्टांसेस का एग्जाम्पल दिया है, बट ऐसे सर्कमस्टांसेस मोस्ट ऑफ द फैमिली में कहीं ना कहीं से आते हैं. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, बाहर के कोई चीज़ें आती है, चेंज होते हैं स्कूल्स में, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, घर एक तरफ बहुत लोगों की शिफ्टिंग चलती रहती है, तो फ्रेंड्स बदलना, हर चीज़ बदलना, ये सारे एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं. तो हर एक बच्चे का नज़रिया अलग होता है. घर में आप जेनेटिक का इन्फ्लुएंस आप रख रहे हो, लेकिन वो जैसा जैसा बड़ा बच्चा हो रहा है, उसके फ्रेंड्स बन रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट बन रहा है, उसके माँ बाप का, उसका नज़रिया, उसके मम्मी पापा को देखने का, रिलेटिव्स को देखने का, उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसने किस तरह से सॉल्व किए हैं, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, फ्रेंड सर्कल कैसा है, सोसाइटी कैसी है, सोशल नॉर्म्स क्या है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है एक बच्चे पे. तो हर एक का नेचर अलग हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल आप में और आपके भाई का या आपके बहन का एग्जैक्ट अपोजिट नेचर होगा. बिल्कुल. सो बिकॉज ऑफ दिस ऐसा होता है कि हम किस तरह से नज़रिए से देख रहे. फॉर एग्जांपल मैं जैसा ग्रीन कलर देख रही हूँ, हो सकता है आप वो ग्रीन कलर कोई अलग इसमें देख रहे, कोई अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो मे बी दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. तो पर्सपेक्टिव्स चेंज होते हैं, उस तरह से स्वभाव चेंज होता है, और जो ट्रेट्स होते हैं, जो गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये स्वभाव को इन्फ्लुएंस करते हैं, जिससे वजह से कैरेक्टर्स एंड एवरीथिंग डेवलप होता है. तो कुल मिलाकर जब बच्चा पैदा होता है तो जेनेटिक्स एक्ट करते हैं, और साथ ही साथ बच्चा किस वातावरण में पैदा होता है, उसके आसपास का वातावरण का, लोगों का असर उस पर कैसा होता है, उस हिसाब से फिर बच्चे का डेवलपमेंट है. बच्चा गुस्सैल होगा या शांत होगा या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो सब तय होने वाला है. एग्जैक्टली. जैसे फॉर एग्जाम्पल देती हूँ मैं, एग्ज़ाम है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास में अनाउंस किया कि कल एग्ज़ाम है, सारे बच्चे खुश होंगे क्या? नहीं. कुछ बहुत टेंशन लेंगे, कुछ बोलेंगे अरे मैंने ये पढ़ा था, एक इंटेलेक्ट, एक कंपार्टमेंट बनाएंगे, है ना, कि मैंने इतना पढ़ा है, ओके अभी मुझे इतना पढ़ना है, नो नीड टू स्ट्रेस, डोंट वरी. कुछ रहेंगे जाने दो, है तो है, फेल ही होना है, क्या फ़र्क पड़ता है. तो हर एक का स्वभाव अलग है. सारे जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, स्ट्रेसेस आ रहे हैं, उस चीज़ को भी लेकर उनका नज़रिया अलग होता है. सो दैट डिफाइंस. सो मैम, अभी आपने पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में बात करी, वो डेवलप कैसे होते हैं या कैसे आसपास के कुछ फैक्टर्स, एलिमेंट्स उसे बनाते हैं उस पर्सनालिटी को. हमने पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स के बारे में भी काफ़ी सुना है, पढ़ा है, और मूवीज़ में भी काफ़ी कुछ दिखाते हैं. तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि पर्सनालिटी के अलग अलग क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, वो कैसे शो करते हैं कि अरे ये डिसऑर्डर है, इसको ये डिसऑर्डर है. तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे आज. ओके. सो पर्सनालिटीज़ को 3 क्लस्टर्स में डिवाइड किया. क्लस्टर बिकॉज देर आर सो मेनी ट्रेट्स, उसको एक कंपैक्ट में बना के उसको एक क्लस्टर बनाया है. वैसे देखा जाए तो अगर आप जब मैं इसके बारे में बताऊंगी तो आपको लगेगा अरे मैं ये क्लस्टर में भी बैठती हूँ, मेरा ये भी क्लस्टर है, मेरा ये भी क्लस्टर है. सो बिकॉज ट्रेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन एवरी अदर पर्सनालिटी, क्योंकि पर्सनालिटी वैसी है. हाँ, पर अगर एक ही पर्सनालिटी में बहुत सारी चीज़ें बैठ रही है तो आप उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि उसको ये पर्सनालिटी है. सो पैरानॉइड का मतलब क्या होता है कि शकी इंसान, कुछ भी हो आजू बाजू, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं तो सोचेंगे मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं. अलूफ रहेंगे, अलग से रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डिटैच रहेंगे सोशली, उनको फिट इन होने का कोई चस्का नहीं होता. घर में कुछ बच्चे होते हैं ना, घर में मेहमान आते हैं, पर जैसे मेहमान आए चलो अपना अपना फ़ोन लो, अपने अपने बुक्स लो, अलग अलग कमरे में जाके डोर बंद करके बैठ जाएंगे. तो पेरेंट्स इस कंप्लेन से आते हैं कि अरे ये इसको हम बहुत बोलते हैं, अरे सोशली थोड़ा सा फ्रेंड्स बनाओ, बाहर जाओ, थोड़ा आउटगोइंग रहो, कोई आता है घर में तो उसको ग्रीट करो. इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता. सो दिस इज़ पर्सनैलिटी ए. पर अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है लाइफ में? लो सेल्फ इस्टीम होना. अगर किसी ने ज़बरदस्ती इनको सोशली जाने में पुश कर दिया तो क्या करेंगे? बहुत एंक्शस हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होने लगे, धड़कनें बढ़ जाएंगी, भाग जाएंगे वहाँ से, ये सारी चीज़ें होने लगेगी. उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें होती है. फॉर एग्जांपल होल्डिंग ग्रजेस. तुमने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसके बारे में देखो क्या करता हूँ. रिवेंजफुल एक्ट रहना. अच्छा. तो आप सोचो अगर ऐसे इंसान की शादी होती है और बीवी आउटगोइंग है,
थोड़ा लोगों से ज़्यादा बात करती है तो तुरंत उस पर शक करना कि मुझे छोड़ के तुम क्यों गई, कहाँ गई, किसके लिए गई, दे नीड एवरीथिंग, कहाँ पे हो अभी, अभी के अभी मुझे बताओ, नहीं मैं अभी लेने आता हूँ। अब ये सारी चीज़ें एक रिवेंजफुल एक्ट होता है। और जैसे मैंने बताया शकी होते हैं तो आजू बाजू उनको ऐसा लगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मीटिंग में जाते हैं और कोई उन्हें देख के किसी ने स्माइल कर दिया तो क्या सोचेंगे, अच्छा ये मेरे बारे में कुछ तो भी फनीली सोच कर हंस रहा है, मेरे बारे में कुछ तो भी उल्टा सोच के हंस रहा है। किसी ने उनको कुछ बोल दिया, अच्छे से बोला, अरे आपने आज टिफ़िन खाया, हाँ हाँ इसको तो मेरे टिफ़िन की पड़ी है, खुद तो कुछ लाता नहीं, इसको मेरा ही कुछ खाना है, इसीलिए दूर जाके बैठ जाएंगे उनसे। सो एवरीथिंग अराउंड देम, anything is going on around them, they will always have that suspiciousness against them. स्किज़ोटिपिल में क्या आता है, एक मैजिकल थिंकिंग आता है, खुद को अलग समझते हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, मैं जैसा सोचूंगा वैसा ही होगा। तो ये आता है क्लस्टर ए। फिर आता है क्लस्टर बी। क्लस्टर बी में ऐसा होता है कि जैसे क्लस्टर ए में होता है इट्स नॉट अबाउट मी, क्लस्टर बी में होता है एवरीथिंग इज़ अबाउट मी। तो इसमें नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आती है, बॉर्डरलाइन आती है, हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी आती है और एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ आती है। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंटी सोशल इटसेल्फ इज़ अ वर्ड, बेजुबान जानवर, बेजुबान जानवर हम जिसको बोलते हैं। तो उनको परेशान करना, उनकी देखते हैं ना होली के दिन उनको रंग डालते हैं, गधे के पूंछ पे फटाके लगा देते हैं। दे आर नॉट इनटू दैट एम्पैथी काइंड ऑफ थिंग, उनमें एम्पैथी बहुत कम होती है, ज़ीरो भी आप लेंगे तो भी दैट इज़ वेल डिफाइंड। सारे एंटी सोशल एक्ट्स करना शुरू करेंगे, झूठ बोलेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चार्मिंग रहेंगे पर किसी अगर उनका फ़ायदा हो तो ही बहुत ज़्यादा चार्म झाड़ेंगे, नहीं तो कुछ लेना देना नहीं है। ये हो गया एंटी सोशल पर्सनालिटी। सेकंड आता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। अब इसके बारे में बहुत लोगों ने पढ़ा है, सुना है, होता क्या है। मैं तो बोलती हूँ जिसके साथ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साथ कोई रहता है, दे शुड नो दैट दे आर विक्टिम ऑफ वेरी हेवी बर्डन ऑन देमसेल्व्स। क्योंकि नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी ऐसे होता है ना कि एक ग्रैंडियोस आइडिया होती है उनमें कि आई एम द बेस्ट, मेरे से आगे कोई जा ही नहीं सकता, मैं जो सोचता हूँ वही होना चाहिए इस घर में। एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होती है, मैं जो बोलूँगा वही सच, मैं जो चाहूँगा वही आना चाहिए, मैंने जो आज बोला वही खाना बनना चाहिए। और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो इमोशनली गिल्ट फील कराएंगे आगे वाले को कि अच्छा मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, वो याद रखेंगे मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। डिटैच हो जाएंगे थोड़े वक्त के लिए किसी और से, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर मैं इनसे डिटैच हो जाऊंगा तो दे विल कम बेगिंग फॉर माई लव। ये होता है, ये बहुत सारे रिलेशनशिप्स में होता है। एंड नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी ऐसी होती है ना कि वो आपको फील नहीं करवाएंगे फॉर इनिशियली, जब आप उनको स्टार्टिंग में मिलोगे दे आर वेरी चार्मिंग, लविंग, वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स यू, आपको जो चाहिए वो देंगे। तो वंस यू आर इमोशनली अटैच्ड, आपने एक बार उनके साथ अटैचमेंट बना लिया एंड देन दे विल सडनली गो अवे फ्रॉम देम। मैनिपुलेटिव इज द बेस्ट वर्ड यू कैन यूज फॉर नार्सिसिज्म। सो एम्पैथी इज ज़ीरो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनके सामने सर फोड़ो, यू बैग, यू क्राई। बहुत रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं ना कि अरे शुरुआत में बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था, अभी सडनली मुझे वो ब्रेड क्रमिंग हो गया, अभी तो नए जनरेशन्स के वर्ड हो गए, घोस्टिंग हो गई। सो दे डू दैट टू यू। सो इतना ही उनका एक एम होता है दैट यू कम बेगिंग फॉर मी, आई विल नॉट कम टू यू बिकॉज आई एम ग्रेट, बिकॉज आई एम ग्रेट, आई हैव दैट ग्रैंडियोस आइडिया इन माई सेल्फ। इनमें एंग्जाइटी बहुत होती है, दे लैंड अप इनटू डिप्रेशन अगर कोई घास नहीं दे रहा है तो उनको कोई पूछ नहीं रहा। बिकॉज एक टाइम आता है ना, तुमको एक बार पैटर्न समझ में आता है तो दे स्टार्ट डिजॉल्विंग अदर पीपल। फ्रेंड्स में भी होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मैं जो बोलूँगा वो, अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो दे विल शिफ्ट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फिट होने के लिए मुझे ये उनसे एग्री होने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, दे विल फाइंड अनदर पीपल। दैट इज़ नार्सिसिज्म। तीसरा आता है हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी। हिस्ट्रॉनिक एंड बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी का ऐसा होता है कि इट इज़ ऑल अबाउट मी, आई एम द मोस्ट चार्मिंग पर्सन। ग्रैंडियोस आइडिया नहीं होती है उनमें, बट दे शेड देयर स्किन टू फिट इन काइंड ऑफ। उनका टोन एकदम से चेंज हो जाता है व्हेन दे वांट टू बी चार्मिंग। उनको ऐसा होता है कि आई शुड लुक ब्यूटीफुल, मैं जो बोल रही हूँ वो सब चार्म, कुछ तो भी सडनली कुछ ऐसी बात करेंगे कि सबका अटेंशन तुम्हारे पास शिफ्ट हो जाएगा। दिस आर द पीपल हु आर द विक्टिम ऑफ फोमो,
फियर ऑफ मिसिंग आउट। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेट पे होते हैं, अगर एक लाइक मिस हो जाती है तो दे गेट सडनली इनटू एंजाइटी, अरे क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे फोटो में, कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे कमेंट्स में। दे हैव दिस सोशल अप्रूवल का, दे बेग फॉर सोशल अप्रूवल। सोशली अप्रूव्ड है तो ही उनकी लाइफ अच्छे से चल रही है, अदरवाइज दे गेट इन टू डिप्रेशन, दे स्टार्ट हेटिंग देम सेल्फ। सो जो भी सेल्फ इमेज बन रही है, इट इज़ ऑल फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन ओनली। अटेंशन सीकिंग ज़्यादा होती है। सेक्शुअल डिज़ायर्स, सेक्शुअली मैनिपुलेटिव बहुत होते हैं। दे सडनली स्टार्ट फ्लर्टिंग विथ यू इन द क्राउड। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उनको देख रहा है या नहीं देख रहा है, बट उनसे काम निकलवाना है ना, तो सडनली सेक्शुअली फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे। रिवीलिंग ड्रेसेस पहनना शुरू करेंगे, जिसके वजह से जो भी मेकअप ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा मेकअप रहेगा, रिवीलिंग रहेगा, वॉट एवर दैट इज़, कि आपका अटेंशन मेरे पास जाए। अगर मैं क्राउड में हूँ, आई शुड स्टैंड आउट, एंड इफ़ आई एम नॉट स्टैंडिंग आउट, अगर मेरे पास से सबका ध्यान दूर जा रहा है, कोई और से फॉर एग्जांपल उनके साथ कोई और एक कंपटीशन आ गया, दे सडनली गो इनटू फोमो। एंड डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा केसेस इनमें होते हैं। बॉर्डर लाइन का इतना ही मतलब होता है कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। बॉर्डर लाइन का मतलब ही होता है एक बॉर्डर पे चल रहे होते हैं वो लोग, कि या तो ये है एक ऑल और नन वाला थिंकिंग, या तो ऐसा चाहिए, हाइट में चाहिए, मैं ही हूँ, नहीं तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए वाला। बॉर्डर लाइन बीपीडी की बात कर रही है आप, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ। सो दिस इज़ वेरी कॉमन। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। एक पेशेंट आया था मेरे पास कि एक लड़की को लेके, 17-18 ईयर्स की लड़की थी, एंड सडन ऐसा शुरुआत में ऐसा होता था कि उसने क्रेडिट कार्ड पापा का चुरा लिया, एंड सोशली शी स्टार्टेड गेटिंग दिस ये मंगवाओ वो मंगवाओ वाला चीज़। तो जब उनको पता चला, उन्होंने क्रेडिट कार्ड छीन लिया, उसको ग्राउंडिंग कर दिया। फिर धीरे धीरे अपना सोशल मीडिया पे उसने फॉर दैट ड्रेसेस एंड स्टफ, एंड देन सोशल मीडिया पे देन शी स्टार्टेड पुटिंग हर सो मेनी फोटोज़, रिवीलिंग फोटोज़। सो पेरेंट्स को पसंद नहीं आता था, बट उनको लगता था न्यू जनरेशन है, अब क्या कर सकते हैं ना सोशली। और अपने मम्मी पापा या थोड़े बहुत पुराने ज़माने के जो लोग हैं, वो कितने होते हैं फेसबुक में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ क्या चल रहा है, उन्हें ये नहीं होता। और फ्रेंड्स तो उनको एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनको कोई पोस्ट दिखाई नहीं देती। जब बाद में उनको धीरे धीरे पता चलने लग गया कि मेरी लड़की थोड़ा बहुत डिप्रेशन में जा रही है, ये फोमो काइंड ऑफ चीज़ में जा रही है, शी स्टार्टेड टू कट हर व्रिस्ट। सो ये बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं मिलता है। अच्छा वो होता है ना रिलेशनशिप में, अभी के अभी हाँ बोलो, नहीं तो मैं काट दूंगी। ये बहुत आते हैं कैजुअलिटीज में, एंड दे नो दे विल नॉट डाई विद दैट सुपरफिशियल कट, बट दे जस्ट डू दैट फॉर दैट अटेंशन सीकिंग काइंड ऑफ थिंग। ड्रामेटाइजेशन हम उसको बोलते हैं। तो ये बढ़ता गया बहुत ज़्यादा। फिर सोशली भी ऐसा होता, तो उन्होंने नोटिस किया कि फॉर एग्जांपल कोई अलग स्टेट से आया है, तो सडनली उनका टोन चेंज हो जाता है। शी वांटेड टू फिट इनटू दैट थिंग, एंड जब नहीं होता तो एकदम से ऑकवर्ड हो जाते थे। सो देन दे ब्रॉट द डॉटर फॉर ऑल दिस कि आप इसकी ट्रीटमेंट करो एंड ऑल, एंड देन दे गॉट टू नो व्हाट दिस BPD इज़, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इज़, एंड देन वी स्टार्टेड ट्रीटिंग हर, गेटिंग हर इनटू दैट सेल्फ इमेज कि आपका अगर पॉजिटिव इमेज खुद के अंदर से आपका अच्छा नहीं है, तो नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क, शी इज़ बेटर नाउ। देन आता है क्लस्टर सी। क्लस्टर सी इज़, जैसे मैंने पहले बताया था, अवॉइडेंट डिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है ना, OCPD पर्सनालिटी होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, या फिर मैं ये बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लूँगी, या कोई भी अगर एक आपत्ति आ रही है मेरे पे, मुझे उस पर शिफ्ट करना है, मैंने नहीं किया इसने किया काइंड ऑफ थिंग। डिपेंडेंट, ब्लेमिंग अदर्स, या फिर डिपेंडेंट कि ट्रेन की टिकट करनी, आप कर दो ना प्लीज़, ये मुझे नहीं जमता। अच्छा कहीं बाहर जाना, नहीं चलो आप भी मेरे साथ चलो, मुझसे नहीं होता। अच्छा उन्होंने मुझे ऐसा बोला, नहीं वो शायद उनके बारे में बोला होगा, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। सो व्हाट आर दे डूइंग इज, ये जो सारी पर्सनैलिटीज़ होती है, ये जो भी सोच रही है अपने बारे में, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक रिफ्लेक्स होता है, किसी ने ऐसा किया तो हम तुरंत ऐसे करते हैं, दैट इज दैट डिफेंस मैकेनिज्म दैट दे आर गिविंग। एक अनकॉन्शियसली एक डिफेंस मैकेनिज्म हम में पैदा हो चुकी होती है। सो वॉट एवर वी आर डूइंग, वी आर इन इधर दैट डिनाइल फेज, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, इसने किया जो भी किया, अवॉइडेंट डिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। फिर OCPD एक आता है जिसको सब कुछ एक जैसा चाहिए, साफ चाहिए, सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए, है ना। अब ये लोग आपके पास नहीं आएंगे
एज अ पेशेंट, क्योंकि इसको बोलते हैं हम ईगो सिंटोनिक। वो जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है ना। सोशली रहना, सोशली एक्सेप्टेड रहना किसको बुरा लगेगा? बिल्कुल। वो लोग क्यों आएंगे आपके पास ट्रीटमेंट के लिए? उसी पीढ़ी वाला पेशेंट है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट अगर आपके पास आता है और उसको सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, वो क्या बोलेंगे कि साफ सुथरा रहना गलत बात है क्या, तो मैं क्यों जाऊंगी पेशेंट के पास? इट इज़ ओनली व्हेन इट इज़ कॉजिंग अ डिस्ट्रेस, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके सोशल लाइफ में, आपकी इमोशनल लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर्स के साथ या आपके बच्चों के साथ, देन ओनली पेशेंट विल कम टू यू, या फिर स्पाउस उनको लेके आएगा आपके पास। सो दिस आर सम काइंड्स ऑफ पर्सनालिटीज़ जो डिवाइडेड है इन क्लस्टर्स में। आप देखो आप खुद को कौन से पर्सनालिटी में फिट करते हो? मैं तो ऐसे थोड़े 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 लग रहा है मुझे भी थोड़ा अभी। थोड़ा यहाँ से, थोड़ा वहाँ से, तो अब मुझे ऐसे लग रहा है कुछ मुझे भी हो रहा है क्या, डिसऑर्डर है, कैसे सोच मैं बता दूं बाद में क्या हाँ हुआ हाँ है। बाद में बता मैडम इतनी सारी आपने बात कही, अब मैं अभी ये सोच रहा था कि ये सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो है, अब हम घर में मान लो बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं, 5 6 7 8 9 जितने भी होंगे, तो एक जैसे तो सब होंगे नहीं, किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा डिसऑर्डर। करेक्ट। और अगर एक फैमिली जैसे बिना झगड़ों के शांति से अगर रहना है, एक दूसरे से तू हमें बिना किए हुए, तो फिर ये डील कैसे किया जाए और इनसे कैसे पहचाने घर में कि ये इसमें सफ़र कर रहा है या इसमें सफ़र कर रहा है? करेक्ट करेक्ट। सो कैसा है ना कि पर्सनालिटी के बारे में या किसी के स्वभाव के बारे में ऐसा भी नॉलेज बहुत कम है। जब हमें बुरा लगता है, कोई हमसे बुरी तरह से बात करता है, तो वी विल नॉट थिंक अबाउट दैट पर्सन। फर्स्ट इंस्टेंस में हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम हमेशा सोचेंगे मैंने गलत किया है क्या, मैं इतनी बुरी हूँ क्या, मैंने ऐसा क्यों किया, अच्छा ठीक है मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, शायद इसके वजह से उनको ये लगा। सो इट इज़ ऑलवेज दैट इंटरनलाइजिंग फेज जिसके वजह से प्रॉब्लम्स होना शुरू होते हैं, क्योंकि हम खुद को पहले सेल्फ ब्लेम करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते हैं हमें पता चल जाता है कि ये हमेशा का पैटर्न हो रहा है ना। मैं कुछ भी करूँ इनको प्रॉब्लम है, मैं जैसे आजकल की जनरेशन है राइट, अब मैं फ़ोन पे रहूँ मम्मी को प्रॉब्लम है, मैं आईपैड पे रहूँ मम्मी को प्रॉब्लम है, मैं फ्रेंड्स के साथ मूवी जा रही हूँ मम्मी को प्रॉब्लम है। सो वो क्या करेंगे ना, मम्मी पापा को दुश्मन बना देंगे अपने लाइफ में। दे विल नॉट थिंक ये मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, बट वो एक पैटर्न नहीं देखते कि मम्मी कब गुस्सा हो रही है और कब गुस्सा नहीं हो रही है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप शांति से बैठो तो गुस्सा नहीं हो रही है। सो ये एक पैटर्न होता है विच डजेंट नीड एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स। लेकिन अगर बेटी का ऐसा स्वभाव बनता जा रहा है कि शी इज़ ऑलवेज आउट गोइंग, ऑलवेज एक्सट्रोवर्ट, कभी घर में नहीं बैठती है, कभी सोशली हमारे साथ एक्टिव नहीं होती है, सो दैट बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। फिर उसमें झगड़े होना स्टार्ट होते हैं, फिर वो धीरे धीरे झगड़े गेट्स इनटू हायर, फिर घर छोड़ के चले जाना, व्रिस्ट काटना, बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाना, या फिर दिन भर घर ही नहीं आना। सो दिस आर सम स्ट्रेट्स। अगर आपको लगता है कि ये हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी या बॉर्डर लाइन में बैठ रही है तो यू कैन कम फॉर द ट्रीटमेंट। दूसरा होता है सास बहू का, जो सबसे कॉमन होता है, यूनिवर्सल, वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, जैसे बहुत कम है, 10% फैमिलीज अगर देखा जाए कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब इंडिपेंडेंट है, अपना अपना सब देख रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ। पर क्या होता है, सी बहू जब घर पे आती है, शी इज़ ऑलवेज ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट बैकग्राउंड, एक अलग पर्सनैलिटी लेके आ रही है, एक अलग ट्रेट लेकर आ रही है। अब वो जो 10% लोग हैं जिनके घर में कोई कलेश नहीं होता है, हो सकता है कि उसका और उसके मदर इन लॉ का जो क्लस्टर्स है वो मैच हो रहे हैं। अब मैच इन द सेंस ऐसा नहीं होता कि बॉर्डर लाइन इज़ मैचिंग द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है और उसका मैच होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी के साथ। डिपेंडेंट वाला क्या करेगा, छोड़ देगा, मुझसे नहीं होता है, आप करना है आप करो। तो ओसीडी वाला नहीं मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। मैच हो गया, अच्छा है, दोनों भी खुश है इसमें। तो ये चीज़ अगर मैच होती है, अलग अलग पर्सनालिटीज़ होके मैच हो रही है, दैट लॉक एंड की इज़ गेटिंग फिट, वहाँ कलेश नहीं होते। लेकिन अब दोनों सेम इसके आए हैं, दोनों भी गुस्से वाले हैं, फिर क्या होगा, पति को बीच में सैंडविच बना देंगे, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। मम्मी का क्या रहेगा, मैंने तुझे बचपन से पाला है, तुझे मेरी साइड लेनी चाहिए। बीवी का क्या रहेगा, मैं तुझसे शादी करके मैं अपना सब घर द्वार छोड़ कर आई हूँ, तुझे मेरी साइड लेनी चाहिए। सो दिस डजंट मैच। इसमें ऐसा होता है ना कि
अलग अलग एनवायरनमेंट का अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में हम नहीं सोचते कि मुझे 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है। ये कितने लोग सोचते हैं? आपके टाइप से नज़रिया अलग है, मेरे साइड से ये नज़रिया अलग है। तो ये सबसे ज़्यादा झगड़े का कारण यही होता है कि आपको क्या लगता है मेरे लाइफ के बारे में, मुझे क्या लगता है आपके लाइफ के बारे में। मैं आउट गोइंग हूँ, मैं शॉपिंग हूँ, मैं अपने पति के खर्चों से शॉपिंग कर रही हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? माँ क्या बोलेगी, मेरा बच्चा है, मेहनत से कमाता है, घर का काम कौन करेगा, एंड ऑल दैट स्टफ। ये सारी चीज़ें आती है कि तुझे ध्यान यहाँ पे ज़्यादा देना चाहिए, तुझे आउटगोइंग नहीं बनना चाहिए। अलग अलग पर्सपेक्टिव हो गया, अलग अलग पर्सनालिटी हो गए, अलग अलग ट्रेट्स हो गए। लेकिन जब हम इन चीज़ों को समझते, एक पैटर्न समझते, जैसे मैंने बताया था कि पर्सनालिटी का डेफिनेशन होता है इट्स अ परमानेंट पैटर्न। इसको हम कुछ तरीके से चेंज कर सकते हैं बट नॉट ऑलवेज। वो जो होता है ना कि अब हो गया, अब मैं ऐसा कभी बिहेव नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए सासू माँ, मैं कभी ये सिर्फ मूवीज़ में होता है, मूवीज़ सीरियल्स में होता है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में आपके ट्रेट्स हमेशा आपके साथ देंगे, जिसके वजह से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता जाएगा। आपको गुस्सा आ रहा है, अब मैंने थेरेपी ली है कि गुस्सा नहीं करना है, एंगर मैनेजमेंट किया है, पर अब गुस्सा तो बहुत आ रहा है, आगे वाले को एक चाटा मारने की ज़रूरत है। लेकिन क्या करूँगी मैं उसको रिप्रेस कर दूँगी, किसी और चीज़ में निकालूंगी। गुस्सा तो आ रहा है बट मैं वेंट कहीं और कर रही हूँ। सो धीरे धीरे हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं अगर हमें इंसाइट हो कि ये पर्सनालिटीज़ क्या होती है, स्वभाव क्या होता है, और इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। उसी के बारे में भी आ रहा था कि सब तो देख लिया किसमें क्या है, पर इसका सोल्यूशन क्या है कि एक इंसान को जब पता चल जाता है या उसके जो इर्द गिर्द रहते हैं उनको समझ जाता है कि ये कुछ हटके हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो फिर उसके लिए जब आपके पास आते हैं फॉर कंसल्टिंग और ट्रीटमेंट, तो फिर हर एक को आप किस प्रकार से मैनेज करती है और कौन सी ट्रीटमेंट उसमें मेडिसिनल पार्ट हो या थेरेपी पार्ट हो या और कौन सा पार्ट होता होगा, आप बताइए हमें। सबसे पहली बात, पेशेंट खुद से कभी नहीं आते। क्यों? वो तभी आएगा अगर उसको डिस्ट्रेस हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको समझ में आ रहा है कि मेरे लाइफ के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो बस एक थेरेपी लेने आएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मेरा स्वभाव आप चेंज करो, मेरे ट्रेट्स चेंज करो। वो दे विल ओनली कम फॉर एक जनरलाइज चीज़ के लिए। और सबसे पहले प्रॉब्लम क्या होगी कि मुझे ना नींद नहीं आ रही है। वो कभी नहीं बताएंगे कि मैं बहुत चिड़चिड़ करती हूँ या मुझे उनका ये चीज़ पसंद नहीं है। वो आगे चल के निकलेगा जब आप एक रिलेशनशिप सॉल्व कर रहे हो। तो सबसे पहले चीज़ होती है ना, जब आप तो बेसिकली एक स्पाउस हो या माँ हो या पेरेंट्स हो, उनको लेकर आते हैं, क्योंकि वो जो करते हैं, बिहेव करते हैं, वो ईगोसेंट्रॉनिक होता है। जैसे मैंने बताया, मन से करते हैं कि अब मैं गुस्सा कर रही हूँ तो कंडीशंस ही ऐसे थे जिससे मुझे गुस्सा आए। दे विल नेवर से कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है तो ये मेरी प्रॉब्लम है, नहीं, इन्होंने मुझे ऐसा बोला इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो दैट इज़ ऑलवेज इन टू देयर माइंड कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा जैसा स्वभाव ऐसा है वैसा ही रहने वाला है। दे विल नेवर ब्लेम देयर स्वभाव। इट इज़ ऑलवेज द स्पाउस या उनके कोई डिस्ट्रेस हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो सबसे पहले अवेयर है क्या, इज़ ही अवेयर और इज़ ही कम्प्लीटली अनअवेयर। वो होते हैं मैच्योर डिजीज, यानी मैं बीमार हूँ उसको समझना चाहिए। करेक्ट। तो डिसीज नहीं बोलेंगे, डिसऑर्डर बोलेंगे उस चीज़ को। तो हाँ, कि एक्सेप्टेंस है, कोई एक्सेप्टेंस लेवल है यार कंप्लीटली ज़ीरो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बस आए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको बोला है कि नहीं चलना ही है करके आए हैं। तो दैट नीड्स अ बिट लॉट ऑफ वर्क। फिर सेकंड आता है एक अडल्ट कॉग्निशन मोड पे। तो इनको ऐसा होता है कि अभी भी ईगो सेंट्रिक ही होते हैं, मेरे बारे में ही मैं सोच के आ रहा हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या बोलना है क्या नहीं। लेकिन हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपकी सुनने की भी कोशिश करूँगा, जो आप थेरेपीज़ में कुछ देते हो होमवर्क, तो थोड़ा बहुत करने की कोशिश करेंगे। तीसरा आता है मेटाकॉग्निशन, सोच के बारे में सोचना, जिसको हम बोलते हैं सोच के बारे में सोचना। करेक्ट, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम एक सिट बैक करके सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन चीज़ों पे, पर क्या मैं बैठकर सोचती हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, हम तुरंत गुस्सा आता है तुरंत 1 2 3 बोल देते हैं, जो मुंह में आया सब। करेक्ट, एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस। या देन आता है कंटेम्पलेशन, जिसको हम बोलते हैं चिंतन।
सोलफुल, हैप्पी, एक्सेप्टेंस ऑफ एवरीथिंग, आप जो बोल रहे हो मैं उस चीज़ को एक्सेप्टेंस करने को तैयार हूँ। ये होते हैं 4 फेजेस। तो आपको पहले फिट करना है कि ये जो आगे वाला इंसान है, तो ये कैसे होगा जब आप उनकी हिस्ट्री लोगे, आप उनसे बात करोगे या बातचीत करोगे नॉर्मल, तो भी आपको समझ में आता है कि इज़ ही रेडी फॉर दैट और नॉट। फिर कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें अवॉइड करने होते हैं जब पेशेंट आपके पास आता है। सबसे पहले नेवर गिव अ सजेशन टू देम। अच्छा। आपको उनको एडवाइस नहीं देना है, आपको उनके लाइफ का कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनना है और उनके जो गलत ट्रेंड चल रही है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन उसको बोलते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे ओवर जनरलाइजेशन, ऑल और नन थिंकिंग कि ऐसा चाहिए तो ऐसा ही चाहिए, शुड एंड मस्ट स्टेटमेंट, मैंने बोल दिया ना ख़त्म हो गया तो ऐसा ही करना है। कैटास्ट्रोफाइजिंग कि सब कुछ अब ख़राब हो गया, अब सब बर्बाद हो गया, अब सब ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आपको ये सारी चीज़ों को ठीक करना होता है, उसमें आपको एडवाइस नहीं देना होता। दूसरा होता है काउंटर ट्रांसफरेंस। उसमें ऐसा होता है ना, जब पेशेंट आपसे बात कर रहा है, बहुत इमोशनली बात कर रहा है, कभी कभी क्या होता है जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप आपके लाइफ में कुछ तो भी रिलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मेरा अभी मेरे पति के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, अब आगे की पेशेंट आई है पति के साथ झगड़ा करके तो आपके जो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं ना, आप उस पर रिफ्लेक्ट कर रहे हो, यू नो व्हाट, मेरा भी पति ऐसा करता है। नो, यू आर अ थेरेपिस्ट, आपको आपका लाइफ प्राइवेट रखना है, आपके इमोशंस उन पे प्रोजेक्ट नहीं करने, आपको सिर्फ सुनना है वो क्या बोल रहे हैं। और तीसरा होता है कि ये जो एक सोच होती है ना कि पीडीज की पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स कैन नेवर बी ट्रीटेड, ये गलत है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आप ट्रीट कर सकते हो विद अ गुड फ्लो ऑफ देयर इमोशंस। इसमें काफ़ी थेरेपीज़ है, आगे चल के हम थेरेपीज़ देखेंगे। सबसे पहले होता है स्टैबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट। ये 3 गलतियाँ जब आप अवॉइड करते हो, फिर आप पेशेंट को स्टैबिलाइज करते हो विथ मेडिकेशंस। बिकॉज आई एम अ साइकाट्रिस्ट, आई एम अलाउड टू गिव मेडिकेशंस। साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट गिव द मेडिकेशंस, बट आई एम डूइंग बोथ। मैं साइकाट्री भी करती हूँ, मैंने साइकोलॉजी भी किया है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, मैं पेशेंट को स्टैबिलाइज करूँगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकोटिक है, सस्पिशियसनेस है, तो मैं थोड़ा बहुत उसको एंटीसाइकोटिक दूंगी, जिसके वजह से उसका सस्पिशियसनेस थोड़ा नीचे चला जाएगा। डिप्रेस्ड है पेशेंट, बहुत रो रहा है, आप उसको समझाने जाओगे, वो आपकी बात कुछ नहीं सुनने वाला। इससे पहले आप उसको स्टैबिलाइज करो, एंटी डिप्रेसेंट दो। एंटी डिप्रेसेंट में आपका डोपामिन थोड़ा बहुत बूस्ट हो रहा है, आपको अच्छा फील हो रहा है। जब आपको अच्छा फील होता है तभी आप सुनोगे मेरी बात, है ना। आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपको बहुत भूख लगी है, एकदम थाली आ गई आपके सामने, आप खाओगे, लेकिन एकदम से किसी ने बैड न्यूज़ दे दी, आपकी भूख रहेगी, आपकी भूख तुरंत वैनिश हो जाएगी। इसके लिए स्टैबिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा देन कम्स टू द थेरेपीज़। जैसे अलग अलग थेरेपीज़ होती है, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। कॉग्निशन का मतलब होता है थॉट, फिर होता है बिहेवियर और उसकी थेरेपी होती है। तो सबसे पहले एक थॉट आता है, गुस्सा आने से पहले एक थॉट आता है ना, इसने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। फिर बिहेवियर आता है कि हम या तो उसको एक चपेट लगा देंगे या तो गुस्से में कुछ बोल देंगे, वो चीज़। तो हम उस कॉग्निशन को पहले ठीक करते हैं, जो डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन जो मैंने बताया था, ऑल और नन थिंकिंग एंड जंपिंग टू द कंक्लूजन्स, पहले हम उसको ठीक करते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसने ये जो बोला आपके बारे में ही बोला हो सकता है कुछ और बोला हो। तो आप उस टाइम पे सोचते, कंटेम्पलेट करते हैं, सोचते, मेटा कॉग्निशन का जो फेज़ होता है उसमें सोचते कि अच्छा ये बात सही है कि उसने मुझे बोला वो मेरे ही बारे में, हो सकता है वो किसी और के बारे में हो, या वो आज गुस्से में है, हो सकता है उसके सुबह सुबह उसका कुछ हुआ हो, कोई प्रॉब्लम हो गया हो, इसके वजह से वो इतना चिड़चिड़ा बन रहा है। सो दैट इज़ CBT। एंड देन गोइंग टू द कोर। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, कोर में जाओगे। कोर का मतलब होता है बचपन में आपको कैसी परवरिश, जो हमने बचपन की बात की थी कि बचपन से बच्चों को वो हाई लो की हम जो बात कर रहे थे ना, तो आपका एक ग्रोथ कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, आपके मॉम डैड कैसे थे, आपका आजू बाजू का परिसर कैसा था, ऐसा कोई ट्रॉमा है जिससे आपको जाना पड़ा जो अभी तक आपके दिमाग में है। एक कोर थॉट होता है कि मैं बुरी हूँ। जैसे मैंने बताया ना कि एक नेगेटिव थॉट बन जाता है बच्चों में, जो जिनके माँ बाप बहुत एग्रेसिव होते हैं या फिर इमोशनली नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो एक कोर थॉट बन जाता है कि आई एम नॉट वर्थ इट, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे बचपन से कोई प्यार नहीं करता, आई एम नॉट वर्थ इट। तो एक कोर बन जाता है, उस कोर को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ऑटोमेटिक नेगेटिव सिस्टम होता है जिसको हम लेके जाते हैं पॉजिटिव में। ऑटोमेटिक मतलब क्या होता है कि अगर आप कुछ मेरे बारे में बोल रहे हो, मैं ही बुरी हूँ, मुझे ही सब बोलते हैं, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, मैं गलत हूँ,
ये हो गया कोर, ये हो गया ऑटोमेटिक थॉट्स। इसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप आ जाती है। इस चीज़ को कॉन्शियसली आप पॉजिटिव वे में कैसे लेके जा सकते हो, ये CBT करता है। ऐसे अलग अलग थेरेपीज़ आती है, बिहेवियरल थेरेपीज़, होलिस्टिक अप्रोचेस आते हैं, हिप्नोथेरेपी आता है। तो ये सारी थेरेपीज़ है। JPMR भी एक थेरेपी है, जेकबसन्स मसल रिलैक्सेशन, जो बहुत एंग्शियस पेशेंट, पैनिक अटैक्स जिसको आते हैं, उसको पूरा शांत करने का एक थेरेपी होता है। वो एक थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं। बाप रे मैम, आपने इतना सब कुछ बताया पर्सनालिटी के बारे में। हमारे शो पे कुछ दिनों पहले एक डॉक्टर आए थे, हिमैटो ऑन्कोलॉजिस्ट। तब उन्होंने हमसे एक बात शेयर की थी कि शादी के लिए ग्रहों की कुंडली मिलाओ या ना मिलाओ, मेडिकल कुंडली ज़रूर मिलानी चाहिए। और अभी लग रहा है कि मेडिकल कुंडली के साथ साइकोलॉजिस्ट के पास जाके साइकिक कुंडली भी ज़रूर मिला के लेनी चाहिए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मैम, आपने इतने सारे पर्सनालिटीज़ की अलग अलग बात की है, तो ये पर्सनालिटी को असेस करने के लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट्स होते हैं? यस, बहुत सारे टेस्ट होते हैं। जैसे आपने बताया, कुंडली जब मैच होती है ना, जिसका 36 का 36 गुण मिलता है। आपको पता है राम और सीता का भी 36 से 36 गुण मिला था। लेकिन ये 36 गुण क्या होता है, मैंने ये नहीं बोला कि उनके दोनों के बीच में कभी कलेश आया हो, बट एनवायरनमेंट कैसा था। ये जो गुण होते हैं ये अलग अलग चीज़ों में बटे होते हैं कि आपको हार्मनी कैसे मिलेगी लाइफ में, आपको फाइनेंशियली आप कैसे रहोगे, आपका घर परिवार कैसा रहेगा, आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। इन सारी चीज़ों को लेके कुंडली बनती है, बराबर। ये कोई नहीं देखता, 36 गुण मिल गए, चलो 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 शादी कर दो, ओके। सो लेकिन ये 36 गुण मिलने के बाद अगर आपके दोनों के पर्सनालिटीज़ भी मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, अगर सेम होते हैं पर्सनालिटीज़, दोनों को अटेंशन चाहिए, पर अटेंशन सिर्फ बीवी के पास जा रहा है, तो पति कैसा होगा, चिड़चिड़ा सा बनेगा। सबसे द बेस्ट एग्जाम्पल डायना एंड प्रिंस चार्ल्स, दोनों का क्या होता था प्रॉब्लम कि डायना को बहुत रिस्पॉन्स मिलता था, पब्लिक, शी वॉज अ पब्लिक क्वीन। जब वो ऑस्ट्रेलिया गई तो इट वॉज लाइक द बेस्ट काइंड ऑफ शो रोड। इतने लोगों ने उनकी वेडिंग देखने के लिए, इट वॉज द हाइएस्ट TV के चैनल्स में सब बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है। और सबसे ज़्यादा प्यार लोगों ने डायना से किया है। दैट कॉज प्रॉब्लम्स विद द रॉयल फैमिली। प्रिंस चार्ल्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होने लग गए, ही गॉट जेलस एंड ऑल दैट स्टफ। दोनों का स्वभाव सेम था, दोनों को पर्सनल अटेंशन चाहिए था, एंड शी हैड अ प्रॉब्लम ऑफ बुलिमिया नर्वोजा। वो खाना खा के देन शी यूज्ड टू, द स्ट्रेस ईटिंग होता था उनको, स्ट्रेस ईट बहुत ज़्यादा करते थे। तो ये दोनों ने अलग अलग तरीके से अपना स्ट्रेस हैंडल किया, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देख के तो हमें समझ लेना चाहिए कि पर्सनैलिटी टेस्ट करवा लेनी चाहिए शादी से पहले। तो काफ़ी तरीके से ये पर्सनालिटी टेस्ट आते हैं। एक बेसिक होता है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी टेस्ट, जो 115 भाषा में ट्रांसलेट हुआ है। एंड अभी सेकेंड या थर्ड वर्जन उसका चल रहा है। काफ़ी लोगों के पास सेकेंड होता है, काफ़ी लोगों के पास थर्ड होता है। इट्स अ वेरी गुड टेस्ट। उसके बाद आता है MMCI, मिलियंस मल्टी एक्सियल पर्सनालिटी टेस्ट। ट्रू और फॉल्स क्वेश्चनर्स होते हैं उसमें, और सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस पे कंटेंट इतना ही होता है कि सारे पर्सनैलिटीज़ को लेकर एक क्वेश्चंस होता है। डू यू फील बैड व्हेन पीपल आर नॉट सीइंग यू? डू यू फील बैड व्हेन पीपल आर व्हेन यू सी टू पीपल लाफिंग एंड यू थिंक दैट दे आर टॉकिंग अबाउट यू? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। और उस हिसाब से एक कैलकुलेशन होता है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से एक पर्सनैलिटी का नंबर निकलता है। देन देयर इज 16 PF पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। अगेन ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चनर, सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स होती है। कुछ प्रोजेक्टिव टेस्ट्स होते हैं, जैसे कि रोशाक्स टेस्ट, उसको बोलते हैं हम इंक ब्लॉट टेस्ट। सो इट्स अ वेरी कॉमन टेस्ट। आप खुद रिलेट करोगे इस चीज़ से। बचपन में हम एक बुक लेते थे, एक पेज लेते थे, उसमें इंक फेंकते थे, है ना, और फिर उसको बंद करते थे, खोलते थे कि इमेज बन जाती थी। दैट इज़ रोशाक्स टेस्ट। सो आपको क्या दिख रहा है इसमें? फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ वेरी ट्रॉमेटिक चाइल्ड, बहुत नेग्लेक्ट हुआ है, आपके पेरेंट्स को देखा है आपने बहुत फाइट करते हुए, तो आपको क्या दिखेगा? टू पीपल आर फाइटिंग, है ना, कुछ तो भी गलत हो रहा है, कुछ तो भी रेप हुए जो विक्टिम्स होते हैं उनको क्या दिखेगा कि समवन इज़ डूइंग समथिंग टू समवन विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। सो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट्स होती है। फिर आता है एक थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट।
उसमें उसको जिससे हम टैट बोलते हैं, अलग अलग टेस्ट होते हैं। किड्स के बारे में हम बात करेंगे, एक होता है चिल्ड्रंस अपरसेप्शन टेस्ट जो 3 इयर्स टू 10 इयर्स के बच्चों के बीच में किया जाता है। इट्स सेम, उनको कार्ड दिखाए जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आप कार्ड को कैसे भी पकड़ो, आपको क्या इमेज दिख रही है आप मुझे बताओ। देन स्टोरी टेलिंग, कुछ इमेज उनके सामने रखते हैं, कुछ से फॉर एग्जांपल गाँव है, बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी खाना पका रही है, वॉट एवर, एंड टेल मी अ स्टोरी, एक स्टोरी बनाओ और आप मुझे उसके बारे में बोलो। देन आता है अडोलसेंस एपरसेप्शन टेस्ट, जो अडोलसेंस में करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 12 इयर्स टू 19 इयर्स के बीच में। सेम थिंग, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें आती है उसमें। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट एक आती है कि आई एम डैश, तो आपको खुद को बारे में क्या समझ रहे हो तो आप उसमें लिखोगे। ये होता है प्रोजेक्टिव टेस्टिंग, मतलब मैं उस चीज़ पे प्रोजेक्ट करके अपना एक स्टोरी बता रही हूँ कि मेरे लाइफ में क्या चल रहा है उसको। जैसे हम होता है ना कि एक स्लाइड शो होता है, स्लाइड शो प्रोजेक्ट होता है, जब थिएटर में एक प्रोजेक्ट होता है तो हमें स्क्रीन पे दिखता है। दैट इज़ वॉट यू आर थ्रोइंग योर इमोशंस टू दैट पर्टिकुलर टेस्ट, और आप आपके लाइफ के बारे में उनको बता रहे हो। तो ये कुछ पर्सनालिटी टेस्ट है हम जो कर सकते हैं। ग्रेट, काफ़ी सारा ज्ञान मिल गया उसमें। एक थोड़ा और लाइटर नोट, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप फिल्में देखती हो? यस, आपने फैन हो फिल्म? ग्रेट। आपने 3 इडियट्स देखी है? यस, हु हैव नॉट सीन 3 इडियट्स। उसमें एक कैरेक्टर था चतुर रामलिंगम और एक कैरेक्टर Yeah. था वीरू सहस्त्रबुद्धे। यस यस, उसके बारे में बताइए कि दोनों का कैरेक्टर कैसा था, दोनों को कुछ डिसऑर्डर था या नहीं था? वेरी गुड एग्जाम्पल एक्चुअली। बहुत ही देखा जाए ना तो चतुर रामलिंगन है, ही इज़ अ प्योर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी। अच्छा। सो वो कैसा था, मैं फर्स्ट आऊँगा, मेरे बारे में ही जो मैं बोलूँगा वही सच है, मैं रट्टा मारूँगा, मैं परफेक्ट करके जाऊँगा सारी चीज़, लेकिन अगर वही चीज़ किसी और को मिलती है तो आई गेट वेरी एंग्शियस, आई गेट वेरी अग्रेसिव, आई गेट वेरी रिवेंजफुल। किसी ने उनके साथ मजाक कर दिया, ही गेट्स, वो याद है, वो ही टेक्स दैट रिवेंज आफ्टर सो मेनी इयर्स। सो इतने साल तक ही हैड दैट इन माइंड। ऐसे भी लोग हैं। इस चीज़ से मुझे याद आया कि बचपन में मम्मी पापा ने मुझे गलत स्कूल में डाला। होता है ना कि जब बड़े होते हैं तो फ्रेंड्स थोड़े हायर एजुकेशन इंग्लिश इसमें से आते हैं, और कुछ बच्चों को मराठी मीडियम में डालते हैं, तो उनको लगता है कि मम्मी पापा के पास तब इतना पैसा था तो क्यों नहीं उन्होंने मुझे अच्छे स्कूल में डाला। उस चीज़ का वो गुस्सा लेके बैठते हैं जिंदगी भर। इट्स नॉट देयर एंड देयर सॉर्टेड, ओके हो गया, खत्म हो गया। नो, दे विल गेट इट टू द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। प्योर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटीज़। और आपने दूसरा पूछा वीरू सहस्त्रबुद्धे, सो ही इज़ द प्रोफेसर। उनको कोई डिसऑर्डर नहीं है बट कुछ ट्रेट्स है। जैसे उन्होंने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी है, फॉर एग्जाम्पल ही हैव कंप्लीटेड दैट IIT एजुकेशन फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट, तो उनके जो मेंटर रहे होंगे दे हैव बीन स्ट्रिक्ट, तो उनको पता है कि ऐसा ही होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए, इंटेलेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो डिस्टॉर्टेड कॉग्निशन, एक डिस्टॉर्टेड थॉट होता है कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन, मैंने जो बोला, मैंने जो सिखाया, मैंने जो किया वो ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, वही और सही आप है, हाँ। करेक्ट, और आप अगर अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो तो मेरे जैसा ही बनो। इससे कोई, अगर आप होलिस्टिक अप्रोच लेते हो, कोई अलग अप्रोच, कोई फन स्टडी आप कर रहे हो, इसीलिए जो आमिर खान का रोल है, ही गेट्स अ फन इनटू द स्टडी, तो ही सडनली स्टार्ट रिबेल अगेंस्ट इट कि नहीं ऐसा नहीं होता, यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, यू हैव टू बी डू लाइक दिस। और कोई सुसाइड भी कर लेता है उस अंडर प्रेशर में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको क्या लगता है वो उनकी गलती है, मैंने प्रेशर डाला, इट्स नॉट दैट, बट मेरे जैसा ये इंसान नहीं निकला तो ख़त्म, ये चीज़ हम नहीं। तो कंट्रोलिंग, बीइंग स्ट्रिक्ट, ऑल्सो इंटेलेक्चुअल, दोनों हाथ से लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे ट्रेट्स थे उनमें, अदरवाइज डिसऑर्डर वी कांट से। बिकॉज सी, डिसऑर्डर में क्यों नहीं बोल सकते, बिकॉज अपने बच्चों के साथ ही वो ओके है ना, किड्स के साथ। बट अगेन किड्स के साथ लड़का इंजीनियर ही होना चाहिए, लड़की डॉक्टर ही होनी चाहिए, उसकी वो डॉक्टर है तो उसकी शादी अच्छे इसमें से ही होनी चाहिए, बट अदरवाइज ही वॉज अ लविंग पेरेंट, ऐसा देखा जाए तो नो, नॉट अ डिसऑर्डर। वाह मैम, आज आपने पर्सनालिटी के बारे में इतना अच्छा, इतना बेहतरीन तरीके से बताया कि शायद ही मैंने इतना सब कुछ सुना है, क्योंकि पर्सनालिटी बोले तो सिर्फ OCPD है या
क्या ऐसे साइको की तरह बिहेव कर रहा है। तो इतना बोल के इतना ही हमारा नॉलेज था पर्सनालिटी के बारे में, बट इट वाज अ वंडरफुल सेशन विथ यू। बट बिफोर वी एंड दिस सेशन एज अ प्रोटोकॉल ऑफ आवर चैनल, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक टेक अवे मैसेज दे कि जो उन्हें समझाए पर्सनालिटी के बारे में, या वॉट एवर टेक अवे मैसेज यू थिंक दैट इज़ राइट फॉर आवर ऑडियंस। सो पर्सनालिटी के बारे में पहले नहीं बात करते, पहले अब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स आर वेरी रियल। जैसे आपको फिज़िकली डिस्ट्रेस हो सकता है, फिज़िकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको बुखार आती है, आप दवाई खाते हो, आपका वैसे ही मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें आपको दवाई खाने की ज़रूरत है। बहुत सारे मिथ्स हैं कि दवाई खाने से हमें हमारी किडनी फेल हो जाएगी, हमें इसकी आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। आप सोचो अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ पहले ही बैन की होती है। और वैसे भी आपको साइकाइट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी बाहर जाके। अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूज्ड टू भी हो, जैसे नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा बाहर बेचे जाते हैं, बट अदरवाइज़ अगर आपके पास स्टैम्प है इसका मतलब आप अप्रूव्ड है, आप इसको ले सकते हैं, आपका इसको कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। एंड इट इज़ वेरी वेरी रियल। प्लीज़ गेट योर सेल्फ ट्रीटेड। अगर आपको दवाई नहीं खानी है, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, डिस्कस इट विद देम। एंड टुडे जैसे आज हमने पर्सनालिटी के बारे में बात की, सो ट्राई एंड रिकॉग्नाइज आपका पर्सनालिटी ट्रेट क्या है। सबसे पहले खुद को जानने की खुद का पेटी बांध लीजिए, फिर दूसरों के बारे में सोचिए आप कैसे हो, आप किस चीज़ को कैसे रिएक्ट करते हो, आपके कुछ ट्रेट्स है, गुण है जिसके वजह से आपको डिस्ट्रेस हो रहा है, और आजू बाजू के लोगों को जो ट्रेट्स है जिसके वजह से उनको भी प्रॉब्लम्स हो रही है और किसी और को भी प्रॉब्लम्स हो रही है। इसके बारे में जानिए एंड प्लीज़ टेक हेल्प। आस्किंग हेल्प is not a sign of mental weakness. It's the strongest thing that you could do for yourself. Thank you. तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट डॉक्टर श्रद्धा मैडम के साथ, जहाँ बहुत सारी चीज़ों का हमने उनसे सीखी है आज कि क्या करना चाहिए अगर आप मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हो। पहले तो आप समझ लो कि आप हो या आपके अगल बगल में कोई है, तो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैडम ने कहा कि हेल्प के लिए सीख करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपको आपकी पूरी ज़िंदगी इसके साथ रहना पड़ेगा। सो आपके लिए और तमाम दर्शकों के लिए एक सीख है, जब भी आपको कोई तकलीफ़ हो तो प्लीज़ सीक अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। खुश रहे और स्वस्थ रहे। और हाँ, हमारा चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए एपिसोड में एक नई और ख़ास शख्सियत के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। Thank you so much. Thank you so much. Thank you ma'am. for inviting me. Thank you so much. It was a lovely podcast with you. Thank you. Thank you.